नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वहां पे दो डिक्टेशन बोला जाएगा, एक 160 शब्द की होगी और एक 140 की होगी। तो 160 के लिए जाहिर सी बात है कि तैयारी आप 170 की करके जाएंगे तभी वहां पे डिक्टेशन हो पाएगा। और दोस्तों प्रैक्टिस आपको कम से कम 12 से 15 मिनट की करनी है, ताकि वहां पे आपको ये ना लगे कि डिक्टेशन कितना लंबा जा रहा है। ठीक है, ताकि 10 मिनट यूं निकल जाए आपको पता भी ना चले। तो इसी क्रम में दोस्तों आज का जो डिक्टेशन है वो 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और 12 मिनट का डिक्टेशन होगा। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विश्व की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी और उनके सहयोगी जिस सूझबूझ से काम कर रहे हैं उसके लिए मैं वित्त मंत्रालय के तीनों मंत्रियों को बधाई देता हूं। यह बजट बड़ी समझदारी से तैयार किया गया है। बजट में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जिसका हर वर्ग और हर राजनैतिक पार्टी में स्वागत किया गया है, समावेश किया गया है। सस्ते भाव की दुकान खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने की ओर ध्यान देकर ग्रामीण लोगों और नौजवानों के शहरों की ओर भागने पर रोक लगाने का प्रयत्न किया गया है। ग्रामीण विकास बैंकों में 25% की वृद्धि हमारी प्रगति का प्रतीक है। इससे प्रकट होता है कि गांव की तरफ हमारी नजर गई है। जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं की दिक्कतों को सामने रखा गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनाया गया है। ये सब स्वागत योग्य कदम हैं। विरोधी पार्टियों के सदस्यों ने इस बजट के बारे में जो आपत्तियां उठाई थीं, उनको ध्यान में रखकर वित्त मंत्री ने करों में राहत देने के बारे में कल जो घोषणा की है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं और उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। कुछ परिस्थितियां अभी अभी पैदा हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने के संबंध में कठिन स्थिति बनी। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसमें रुचि ली और भारत सरकार की ओर से राहत देने की घोषणा की गई और उसको तुरंत लागू भी किया गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कपास की जो स्थिति पैदा हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने रिजर्व बैंक को 12 करोड़ रुपए की सहायता देने का आदेश दिया। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो अचानक खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय बड़ी समझदारी से फौरन उनके संबंध में कार्यवाही करता है। इसी प्रकार जो बेमौसम बरसात हुई उसका गेहूं की फसल पर असर पड़ा, उस पर भी भारत सरकार ने ध्यान दिया। ये ऐसी बातें हैं जिन पर टीका करना बड़ा सरल है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, लेकिन दूसरी ओर करों की आलोचना भी की जाती है। इससे अच्छा निकाय तो राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकता है। देश में जो उत्पादन होगा और जो कर वसूल होगा उसी के द्वारा देश के हर क्षेत्र का विकास हो सकता है। यदि कर बढ़ते हैं तो विरोधी दल उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन यदि हम सारे बजट पर निष्पक्ष होकर विचार करें तो हम देखेंगे कि यह बजट हर दृष्टि से बहुत ही सुंदर और स्वागत योग्य बजट है। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूं कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमजोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफी सहायता मिलेगी। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और यही इस राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है।
अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। यहाँ हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियां और कॉलोनियां बनती जा रही हैं। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें, वहाँ की हालत बहुत खराब है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहां जहां खराब है वहां उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए, जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसान का सामना न करना पड़े। जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ्तर में चले जाएं, वहां आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नजर आएंगे। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उसकी बात को सुना नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। ऐसे लोगों की देश में कमी नहीं है। इन लोगों के खिलाफ आपको उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इसलिए खेती पर आधारित उद्योगों की इस देश में अधिक आवश्यकता है। देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना का इस देश में बड़ा भारी महत्व है और उसे इस बजट में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खेती के उद्योग आदि के लिए हमारे बजट में अधिक गुंजाइश की जरूरत होनी चाहिए। इससे हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफ़ी लाभ होगा और हमारे कृषि उत्पादन में भी उन्नति होगी तथा इसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था करने और इसमें अधिक धन लगाने की अधिक आवश्यकता है। इस योजना में हमारी प्रधानमंत्री द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम इस देश में चालू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफ़ी हित हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पशुओं को खरीदने तथा आवास और दूसरी आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था की जाए। आज यह कार्यक्रम हमारे देश में बड़े जोर से और बड़ी जिम्मेदारी से लागू किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इससे हमारे देश के गरीब लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। हमारे देश में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनिज और वन देश में सबसे ज़्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश में 20% खनिज उत्पादन है और 30% वन है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाए। एक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन फिर भी यह अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। यहाँ से 1000 टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि कोयले की खानों के पास ताप बिजली घर बनाए जाएं, ताकि हमारे प्रदेश की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके और देश को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके। महोदय, सिंचाई के लिए भी हमारे प्रदेश को अधिक धन दिया जाना चाहिए। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंचाई का खर्च पिछले 1 साल में दुगना हो गया है। इसका कारण चाहे योजना बनाने में कमी हो या चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी हो, इसके कारणों का पता लगाकर आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से विचार विमर्श करके इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करें। हमारे देश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है,
उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उसमें देश के लिए नई दिशा का निर्देश देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति का अभिभाषण देश को नई दिशा देने की दिशा में बहुत ही उचित कदम है। पहला है समाज का अत्यंत गरीब वर्ग जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए पूरी कोशिश की गई है। दूसरा है महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम का उठाना और तीसरा है जनता पार्टी की पैदा की गई स्थितियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति स्थापित करना। चौथा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। पांचवा है किसानों की हालत सुधारने के लिए योजना बनाना और छठा है नेहरू जी की विदेश नीति का अनुसरण। इन 6 भागों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बांट देंगे तो देखेंगे कि इससे अच्छा दिशा निर्देश और दिया ही नहीं जा सकता था। मैं पहली बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज समाज का गरीब वर्ग जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति काफी गिरी हुई है। आज आप उस गांव में जाएं जहां हरिजन और आदिवासी रहते हैं तो उसकी आर्थिक दशा और उनका रहन सहन देखकर आप यह महसूस करेंगे कि यह तो आदमी के रहने के घर नहीं है बल्कि पशु के रहने का घर है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 20 सूत्री कार्यक्रम जो चला उसके अंदर हम यह दावा तो नहीं करते कि हमारी सारी की सारी समस्याएं हल हो गईं, लेकिन उससे हमारे हरिजन और आदिवासी लोगों के अंदर एक भावना पैदा हुई कि आज की सरकार ही एक सरकार है जो उनकी दशा में सुधार ला सकती है और उनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन ला सकती है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव भी आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन और आदिवासी को कुछ जमीन दी गई थी, परंतु लोकदल तथा अन्य सरकार के जमाने में उनकी वह जमीन जो उनसे छीन ली गई थी उनको फिर से उस पर बसाने की कोशिश की जाए। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हरिजन को सिर्फ जमीन देना ही काफी नहीं है, उनको जमीन अवश्य दी जाए और इस काम को वह अपना मुख्य काम समझकर करें, लेकिन इसके साथ साथ उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने हाथ में ले और प्रत्येक इलाके में तहसील के स्तर पर एक स्कूल हरिजन बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया जाए। जब तक हरिजन में शिक्षा नहीं आएगी तब तक उसके आर्थिक ढांचे में सुधार नहीं आ सकता। इन अल्फाज के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। स्टॉप। दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।